हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो है अर्ली स्टेट्स, है ना। अर्ली स्टेट्स अभी तक हमने वैदिक एजेस के बारे में पढ़ा था। वैदिक एज के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे जो है ये लोग डेवलप होते गए रनिस और इन्होंने किंग शासन जो है शुरू कर दिया, है ना। जहाँ पर राजा उन्हें कहा जाता था वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है रिलीजियस में देखा हमने कि वो लोग जो थे वो 4 वर्ड में जो थे डिवाइड थे, जो यहाँ पर भी बताए गए हैं, है ना। जिसमें हमने जन्स के बारे में पढ़ा था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, वही हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है महाजनपद और जनपदास जो है इसमें बनाए गए हैं, जिसमें किंग्स के किंगडम्स होते हैं, यहाँ पर स्मॉल किंगडम्स होते हैं, और महाजनपदास में जो होते हैं वो लार्ज किंगडम्स होते हैं, है ना। तो इसका टाइम पीरियड जो बताया गया है 600 BC से लेकर 300 BC तक का बताया गया है। यदि हम इसकी बात करें तो इस समय जो शासन था उसमें जो किंग होता था वो सबसे लार्जेस्ट मेंबर कहलाता था, उसी का जो है पूरा शासन चलता था, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर आपको मिल जाएगा आपकी बुक में पेज नंबर 27 पर, ठीक है। तो वैदिक एज के समय जैसे ही सेटल डाउन हुआ उसका, तो जन्स और ट्राइब्स जो है वो बनना शुरू हो गए। सबसे पहले क्लेन बना, विलेजेस का जो हेड होता था वो क्लेन कहलाता था, और फिर उसके बाद जन, यानी काफ़ी सारे विलेजेस जो है इसमें इंक्लूड होते थे, और जन बनता था, यानी स्मॉल ट्राइब्स एरिया जो है इसे कहा जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से उस समय शॉर्ट पीरियड से ये अब ट्राइब्स जो है बड़े पैमाने पर जो है जनपदास में जो है कन्वर्ट होने लगे, जहाँ पर कई सारे विलेजेस को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। यदि हम जनपदास की बात करें उसके बाद, तो यहाँ पर लार्ज पॉलिटिकल जो है एरियाज होने लगा है। यानी यहाँ पर जो किंग है, जो राजा था उस समय में, वो अपना जो जियोग्राफिकल एरिया है उसे बढ़ा रहा है, यानी एक दूसरे से लड़ाई करके, एग्रीमेंट करके, सेटलमेंट करके ये अपनी जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है अपने राज्य की, स्टेट्स की, उनको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, महाजनपद में कन्वर्ट हो रही है। और जहाँ पर बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स मिले, उनका एक राजा है, उसे हम महाजनपद कहेंगे। तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो देखिए अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि ये पिक्चर जो है, ये डायग्राम जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कि सबसे पहले कौन है, जन्स आते हैं। जन्स जो है स्मॉल ट्राइब्स होते हैं, यानी यहाँ पर कई सारे विलेजेस जो है एक साथ होते हैं, जो कि छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, उनको एक यूनिट बना लिया जाता है, उससे बनता है जन्स, जिसे हम स्मॉल ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। और जब बहुत सारे जन्स मिल जाते हैं या ट्राइब्स मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं जनपदास, जहाँ पर कई सारे स्मॉल किंगडम्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देशों के राजा होते हैं, और उन्हें जनपदास में इंक्लूड किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मगध, अवंती, कौशाला, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। हम जनपदास के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि जो जनपदास है ये वैदिक एज से ही शुरू हो गया था। हमने वैदिक एज के एंड में वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन देखा था पॉलिटिकल, उसमें हमने देखा था ये लोग जो है कहाँ पर है, तो ये गंगेटिक प्लेन में, यानी गंगा रिवर्स के जो प्लेन्स ये हैं ईस्टर्न से लेकर जो शुरू हुए हैं, वहाँ से ये लोग जो है उनका लोकेशन आता है, वहाँ पर ये रहते थे। ये कम्युनिटी में रहती हैं, यानी एक कम्युनिटी होती है, जैसे जॉइंट फैमिली की, एक जैसे लोग जो है, एक जैसे रिचुअल्स है उनके, एक जैसे रिलीजियस है, तो वो एक सोसाइटी बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। तो इसमें कम्युनिटीज होती हैं जो कि एक किंगडम में होती हैं, ठीक है। और इस तरह के कई सारे स्मॉल किंगडम्स जो है वो इसमें शामिल होते हैं, और इनके द्वारा जो है हेरिडिटरी जो है रूल्ड किया जाता है। हेरिडिटी से मतलब एक राजा, फिर उसका जो हेयर होगा, उसका उत्तराधिकारी जो होगा वो दूसरा राजा बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है किंग्स जो है चेंज होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट महाजनपद की। तो महाजनपद जो है वो होती हैं कई सारी जनपद जो मिलती हैं, उनको मिलाकर एक बड़ा स्टेट बना लिया जाता है, जिसका जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं वो भी बहुत बड़ी होती हैं, काफ़ी एक्सपेंशन होता है उनके राज्य का, उसे बोला जाता है महाजनपद, जहाँ पर एक लार्ज किंगडम होता है और एक राजा जो होता है उसी के अंडर में ये सारा वर्क जो किया जाता है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर तरीके से, उसके मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो देखते हैं। हमारे इंडिया में जो देखा गया है उस समय में तो 16 महाजनपद थी, जो आपको दे रखी है यहाँ पर, पूरी 16 के नाम दे रखे हैं। देखिए दे वर द फॉलोज, है ना, यहाँ पर अलग अलग दे रखी है। जैसे उज्जैन MP में, अवंती जो है ये भी एक महाजनपद रहा है, काशी बनारस में रहा है ना, जो कि UP में है।
यदि हम मत्स्य की बात करें तो ये जयपुर में है। कंधार की बात करें तो ये अफगानिस्तान में जगह है यहाँ, है ना। ओसाका की बात करें तो नियर गोदावरी वैली, जहाँ पर गोदावरी रिवर है उसके आसपास का जो भी एरिया है उसे गोदावरी वैली के अंतर्गत आता है। वो सब जो है वो कहाँ पर है, तो ओसाका में उस समय थे। अब बात करें कुरु की, तो कुरुक्षेत्र जिसे बोला गया था उस समय कुरु महाजनपद थी, जो कि अभी प्रेजेंट में दिल्ली है ना। चेडी जो है वो बुंदेलखंड को बोला गया है। विची जो कि नॉर्थ बिहार में है, और मगध जो कि पटना है उसे बोला जाता था, जो कि बिहार की क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। कौशला जो है वो अवध यूपी में है। इसी तरीके से सुरानेमा जो है ये मथुरा में है। कंबज जो है वो कश्मीर में है। पांचाल जो है वो रुहेलखंड में है ना। वास्ता जो है वत्सा वो नियर इलाहाबाद के पास है, जो कि गंगा रिवर के ही पास आती है। फिर मालवा की बात करें तो ईस्टर्न यूपी में है, और अंगा की बात करें तो ये बिहार में है। तो ये 16 महाजनपद जो है वो हमारे इंडिया में पहले रह चुकी हैं, जिनका आपको मैप भी दिया हुआ है और सारी 16 महाजनपद का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। देखिए उस समय में इंडिया में क्या क्या चीजें जो थी इंक्लूड थी, कौन कौन से देश थे, तो यहाँ पर अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब मिलाकर जो है इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया उस समय में था, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हो गया, सिविलाइजेशन के साथ चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की, कि महाजनपद जो होता था वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता था। तो उस समय में महाजनपद के पॉलिटिकल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था रिपब्लिकन महाजनपद और दूसरा है मोनार्ची सिस्टम। रिपब्लिकन महाजनपद जो होता था, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे अभी इंडिया में प्रेजेंट में है, यहाँ पर इलेक्शन होता है, पीपल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मेजोरिटी से किसी एक लीडर को चूज करते हैं, और फिर वो क्या बनता है, उनका चीफ बनता है। तो इसी तरीके से उस समय भी हुआ करता था, जो जज होते थे, स्मॉल ट्राइब्स के हेड्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने लिए एक इलेक्शन के द्वारा जो है किंग को चूज करते थे, और वहाँ पर कौन सा सिस्टम था उसे ही हम रिपब्लिक महाजनपद कहते थे। ये सिस्टम जो था साक्य जो महाजनपद थी उसमें जो फॉलो किया जाता था। और मोनार्ची सिस्टम की बात करें तो मोनार्ची सिस्टम जो है मगध में फॉलो किया जाता था। मोनार्ची सिस्टम के अंतर्गत एक किंग होता है और हेरिडिटली उसको अपनी शासन को, स्टेट को एक दूसरे को ट्रांसफर करता है, यानी एक किंग जो राजा है उसका उत्तराधिकारी, उसका हेयर जो है वो नेक्स्ट राजा बनेगा। इस तरीके से मोनार्ची सिस्टम में किया जाता है। तो मगध जो महाजनपद थी उसमें इसी तरीके से किया गया था। ठीक है, तो ये देखा हमने कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में महाजनपद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। यदि हम अब इसमें से किसी एक महाजनपद की केस स्टडी करें तो यहाँ पर हमें मगध की केस स्टडी दे रखी है। मगध जो है ये ईस्टर्न इंडिया में स्थित था, यानी जो भी गंगा के प्लेन्स है वहाँ पर ये था। यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज थे, है ना, नेचुरल ब्यूटी थी, उसी के साथ साथ रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे। बहुत ही रिच जो थी ये महाजनपद कहलाती थी। यहाँ पर सारी चीजें जो है वो अवेलेबल थी, जैसे यहाँ पर मिनरल्स भी थे। बहुत ही समृद्ध जो महाजनपद है वो कहलाती थी, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। इसका जो पीरियड रहा है वो 600 BC से लेकर 400 BC तक का रहा है। ये महाजनपद में नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे थे, फॉरेस्ट थे, आयरन डिपॉजिट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जिनका ये यूज करते थे, है ना। रिवर्स थे, एलिफेंट, फर्टाइल प्लेन्स, ये सारी चीज़ें जो थी इनके पास अवेलेबल थी। यदि आप हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूलर की बात करें मगध डायनेस्टी जो है महाजनपद की, तो मगध महाजनपद में जो थे स्ट्रॉन्ग रूलर में 2 स्ट्रॉन्ग रूलर हुए जो कि काफ़ी जो थे स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने अपने जो भी बाउंड्रीज थी उस समय के स्टेट्स की उसको काफ़ी एक्सपांड किया था, और बहुत ही शक्तिशाली थे ये और ब्रेव थे, है ना। तो सबसे पहला दिया है हमें बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो 544 BC से लेकर 493 BC तक उसने वर्क किया है। बिंदुसार जो है बहुत फर्स्ट ग्रेड जो है मगध एम्पायर कहलाता है। इसकी जो कैपिटल थी वो है राजगिरा, है ना। राजगिरा जो गृहा जो है ये इसकी उस समय कैपिटल थी। इसने अपने किंगडम को बहुत ही एक्सपांड किया था, यानी अलग जो दूसरे देश थे जो उसमें किंगडम्स बने हुए थे उनसे लड़कर उनको जीतकर इसके किंगडम में मगध में शामिल कर लिया था।
तो इस तरीके से, और उसने अपने स्टेट का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा किया था, जिसमें रोड कंस्ट्रक्ट कराए थे, कैनल्स बनवाए थे, है ना, और बिल्डिंग्स जो है उस समय बनाई गई थी, और रिवर से भी ट्रेड होता था, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि बीच में रिवर आए तो उसको क्रॉस करके एक दूसरे स्टेट से ट्रेड रिलेशन जो थे वो भी मेंटेन किए गए थे, है ना। रिसीव द सपोर्ट, इसको किसका सपोर्ट था, तो इसको रिलीजियस थिंकर जो है गौतम बुद्ध का सपोर्ट था और महावीर का भी सपोर्ट था, जिससे इसने अपने राज्य को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। सेकंड, यदि स्ट्रॉन्ग रूलर की बात करें तो आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो मगध महाजनपद का सेकंड ऐसा रूलर था जो कि बहुत ही उसने अपने राज्य को जो है बहुत ही आगे बढ़ाया था। इसका कार्यकाल जो है, यदि इसका टाइम पीरियड देखें बर्थ का, तो 493 BC से लेकर 461 तक इसने वर्क किया है, तो इसका कार्यकाल लगाया, उस समय इसने अपना राज्य किया है। तो ये जो है बहुत ही बिंबिसार का सक्सेसर था, यानी इसी का बेटा था अजातशत्रु, और मोस्ट पावरफुल था। ये भी रिवर गंगा के किनारे ही क्या किया है, इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, लेकिन इसने अपनी कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्र कर दी थी। पाटलिपुत्र जो है इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, जहाँ से पूरा जो मगध का शासन है उसको कंट्रोल किया करता था। गंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा रिवर्स के जो प्लेन्स है वहां पर इसने ट्रेड को ग्रो किया था अलॉन्ग द गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर के पार जो है ये क्या किया करता था, दूसरे स्टेट से जो ट्रेड रिलेशन बनाते। ये बहुत ही पावरफुल किंग रहा है नॉर्थ इंडिया का, और ये रूलर जो है अजातशत्रु, ये इसके जो रूलर्स थे वो वीक थे, मतलब इसके बाद जो राजा हुए बहुत ही वीक थे। तो नंदा डायनेस्टी और मेघना स्टैब्लिश मौर्य डायनेस्टी जो थी इसके बाद स्टैब्लिश हो गई थी, यानी उन्होंने इसको जीत लिया था। तो ये दो ही जो है यहाँ के पावरफुल रूलर हुए हैं। यदि हम अब चाहें मगध जो महाजनपद है उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है, यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह, जैसे आज होता है एक किंग है, किंग के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक किंग होता था मेन, जैसे मैंने अजातशत्रु का बताया था ये मेन किंग है। इसके अंडर में क्या है, ये महाजनपद है इसलिए इसके अंडर में बहुत सारे जनपद होती है ना, जहाँ पर स्मॉल किंग्स होते हैं उनके किंगडम्स होते हैं, तो ये उनको अलग अलग अलॉट कर दिया जाता था, उनको फंड अलॉट कर दिया जाता था, तो एक टैक्स कलेक्ट करने वाला अलग होता था। यहाँ पर जो है महाजनपद का जो भी राजा होता था, जो किंग होता था, उसको गॉड की तरह माना जाता था, जैसे हम भगवान को मानते हैं वैसे इनको माना जाता था। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिनरल्स से रिलेटेड ऑफिसर्स अलग होते थे, है ना, एक अलग अलग चीफ बना दिए जाते थे। जैसे इसमें दिया है सैलरी बेस पर उनको रखा जाता था, बिल्डिंग, रोड, बेल्स, कैनल्स, है ना, ये सब ब्राह्मण्स जो होते थे उन्हीं को उच्च उपाधि दी गई थी, सबसे हेड उन्हीं को बनाया गया था, तो ये सारी पोस्टें जो है उन्हीं को प्रोवाइड की जाती थी। तो इस तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है मगध का चलाया जाता था। यदि उस समय की सोशल कंडीशन की बात करें तो वहाँ पर की सोशल, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सोशल कंडीशन वैसी थी, वुमेन्स को जो रिस्पेक्ट दी जाती थी। यहाँ पर वर्ण सिस्टम चलता था जिसमें 4 वर्ण जो है वो डिवाइड थे। फर्स्ट था ब्राह्मण्स, जिनको स्पेशल पोस्टें प्रोवाइड की जाती थी और वही टीचर होते थे, वेद के ज्ञाता होते थे। दूसरा था कास्त्रियास, अपने कायस्थ के नाम से हम जानते हैं, है ना, ये सेकंड पोजीशन पे आते थे, और थर्ड पोजीशन पे आते थे वैश्य जो कि ट्रेडर्स होते थे, और फोर्थ पे आते थे शूद्र। तो इन्हीं 4 वर्ण में ये जो इनका सोशल कंडीशन थी वो डिवाइड की गई थी। इसी के साथ साथ ब्राह्मण्स जो थे वो मेन हुआ करते थे, वही डोमिनेट करते थे, जितने भी ऑक्यूपाइड पोस्टें होती थी ऑफिसर्स की वो उन्हीं को प्रोवाइड की जाती थी, है ना। जैन बुद्ध धर्म का ज्ञान रखने वाले जो थे ये ब्राह्मण्स कहलाते थे। फिर गुरुकुल, यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम चलता था, यानी गुरुकुल में शिष्य जो है आते थे, स्टूडेंट्स जैसे स्कूल आते हैं उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पर गुरु होते थे, है ना। तो इससे कई गुरुकुल उस समय बनाए गए थे जिनके नाम आपको दिए, जैसे नंदा, काशी, उज्जैन, तक्षशिला, ये उस समय के ही बनाए गए सेंटर से जो कि गुरुकुल यहाँ पर बनाए गए थे। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो सबसे मेन ऑक्यूपेशन हर समय उस समय क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। तो यहाँ पे कई तरीके की मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जैसे राइस है, व्हीट है ना, मैज है, और अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, शुगर केन्स हैं, इनको ग्रो किया जाता है। कॉटन, जूट, ये सारी चीजें जो है ग्रो की जाती थी एग्रीकल्चर के दौरान। फिर उसके बाद पीसेंट होते थे
जो कि जितना भी आपका एग्रीकल्चर फील्ड होता है, यदि फील्ड ये इतना है तो इसका 1/6 पार्ट जो है वो टैक्स के रूप में जो है वो लेते थे, है ना। इस पार्ट को वो टैक्स के रूप में कलेक्ट किया करते थे। एक ऑफिसर होता था जो कि क्या करता था, इस टैक्स को कलेक्ट करता था, है ना। वो भी क्या होता था, ब्राह्मण्स होता था, उसे बीघा बाघा कहते थे, है? और वो टैक्स कलेक्ट किया करता था। इसी के साथ साथ ये एनिमल रियरिंग भी करा करते थे, यानी पशुओं का पालन करना, जो कि इसमें आते थे। इसके अलावा जो है क्राफ्टमैन होते थे, वीवर्स होते थे जो कपड़ों की बुनाई करते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे जो लोहार कहलाते हैं, है ना। इनसे भी टैक्स जो है वो किंग को दिया जाता था, इनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अर्लियर वाज द बार्टर सिस्टम, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया बार्टर सिस्टम शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम का मीनिंग होता है कमोडिटी से कमोडिटी को एक्सचेंज करना, यानी जिसको जिस कमोडिटी की ज़रूरत होती थी उसके पास जो अवेलेबल होती थी वो दूसरे को देकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो ले लेता था। तो इस समय बार्टर सिस्टम चला और ट्रेडिंग सेंटर भी इसी तरीके से चलते थे। मैंने बताया था आपको कि करेंसी के तौर पर उस समय कोई मुद्रा नहीं थी, कोई करेंसी नहीं थी, तो उस समय जो काऊ थी, गाय थी, उनका यूज़ किया जाता था, है ना। और यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर देखा हमने कि जो जनपद है, महाजनपद है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है ना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो दिया जाता है ब्राह्मण्स को, चारों वर्णों में से ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब पढ़ेंगे इसके आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।